हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़ की। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1, जिसका नाम है मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 होगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, देखो अब इस बुक का नाम है, ये बिज़नेस स्टडीज़ की बुक है, तो बिज़नेस स्टडीज़ में हम बिज़नेस के अंदर हम एक सोचें, अगर हम एक वे में, तो बिज़नेस के अंदर हम करते क्या है। बिज़नेस के अंदर हम मैनेज ही तो करते हैं, बिज़नेस को मैनेज ही तो करते हैं। और मैनेजमेंट जो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी इंसान का नाम हो। जैसे कंपनीज़ के अंदर ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई अकेले किसी इंसान का नाम है या ये कोई पोस्ट है, ऐसा भी नहीं है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, एक ऐसी एक शक्ति है, एक अंदरूनी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, छू नहीं सकती, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें दिखता है। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट कहलाती है। तो मैनेजमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो वहाँ पर भी, और जहाँ पर नहीं हो रही हो वहाँ पर भी। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, स्कूल है, स्कूल भी एक तरह का आप कह सकते हो वो बिज़नेस ही होता है। ठीक है, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला और सबसे कम रिस्क वाला कोई बिज़नेस है तो वो एजुकेशन ही है। ठीक है, एक हार्श रियलिटी है। तो कोई भी जगह हो, स्कूल हो गया, होटल हो गया, बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, वहाँ सब जगह पर क्या होता है, ये मैनेजमेंट होता है। वहाँ पर सब जगह पर क्या होता है, मैनेज ही तो किया जाता है, चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, पीपल, मनी, मटीरियल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, देखो ये मैनेजमेंट है क्या है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना रिसोर्सेज को। किसको, रिसोर्सेज को। अब ये रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हैं भैया आपके लोग। ठीक है, कोई कंपनी है तो उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, उसमें पीपल आप किसको कहोगे, एम्प्लॉयज़ को कहोगे। पैसा है, और आपके पास जो भी मटेरियल है, मशीन है या रॉ मटेरियल, जो कुछ भी है जिससे आप अपना बिजनेस करोगे, वो क्या है, वो रिसोर्सेज है। ठीक है, तो इन सबको आप सबसे पहले प्लान करते हो कि आपको करना क्या होता है। देखिए, ये जितनी भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आपके चैप्टर्स के नाम है जो कि आप आगे पढ़ोगे। तो ये पूरी जो पार्ट ए है बिजनेस की बुक का, जो पार्ट ए है, ये पूरा मैनेजमेंट के बेसिस पे है। और पार्ट बी जो है वो भी मैनेजमेंट के बेसिस पे है, बट वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, ये मैनेजमेंट है, इसके अंदर आप कंपनीज की मैनेजमेंट की बात करोगे, कंपनीज को कैसे मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे मैनेज करते हैं, डिसीजंस कैसे लेते हैं। ठीक है, किस तरह से हम बिजनेस को रन करते हैं, वो है मैनेजमेंट। पार्ट बी में आप पढ़ोगे कि पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स होते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो सब जगह पर मैनेजमेंट है, हर तरह। आप डेली लाइफ में भी देखो तो मम्मी मैनेजमेंट ही करती हैं। ठीक है, घर का जो सबसे छोटा बेटा होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, घर का जो सबसे छोटा बेटा होता है ना, वो मैनेजमेंट पे पल रहा होता है। मैनेजमेंट पे कैसे पल रहा होता है सर जी, वो लड़का बड़े भैया के कपड़े पहन लेगा। ठीक है, बड़े भैया के कोई कपड़े आए, वो बड़े हो गए, छोटे हो गए, जो भी भैया ने पहनना बंद कर दिया, वो छोटा बेटा पहन लेता है। तो घर का जो सबसे छोटा बेटा होता है ना, स्पेशली बेटा, वो नौकर भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, वो एक बिना पगार वाला नौकर होता है, वो जो है वो मैनेजमेंट पे ही पल रहा होता है। ठीक है, तो चलिए हम वहाँ पे बात नहीं करेंगे वरना मैं रो दूंगा। तो मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ बोथ एन आर्ट, स्किलफुल एप्लीकेशन, और बोथ आर साइंस, सिस्टमेटिक नॉलेज। ठीक है, स्किलफुल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट को ना आप ऐसे रट नहीं सकते कि आपने पढ़ाई कर ली, देखो पढ़ाई होती है मैनेजमेंट की, ऐसा नहीं है आप उसके रूल्स को रटाए और आपने लगा दिया, ऐसा नहीं है। वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज इसके बारे में होती है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि मैनेजमेंट चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो इस पर काफ़ी टाइम लगा दिया था, लगा नहीं था। आगे चलते हैं, फीचर्स क्या क्या हैं भैया मैनेजमेंट के। फीचर्स की बात करते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसके अंदर जनरली क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। क्या है भैया, सबसे पहला है आपका गोल ओरिएंटेड, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये है आपका गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है, क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है ना, वो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। अच्छा, बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ पर्पज से मैं आपको बताऊं, तो आपको अगर किसी भी प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके अंदर स्टाफिंग ऐड नहीं था पहले में, यहाँ पर वो ऐड कर लेना। ठीक है, स्टाफिंग ऐड नहीं था, वो ऐड कर लेना। तो ये सब क्या है,
इन सब के अंदर एक चीज़ें कॉमन होती हैं कि सभी ये गोल ओरिएंटेड होती हैं, ये आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करती हैं। जो कुछ भी मैनेजमेंट के फीचर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, ये जितने भी फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स इन सभी में लगेंगे, कंट्रोलिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने में मदद करता है, ठीक है। गोल्स को ये अचीव करने में ये मदद करता है। दूसरा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगता है। इट इज़ अ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप एंड साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, नॉन प्रॉफिट वाली हो, प्रॉफिट वाली हो, कुछ भी हो, सब स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सब जगह पर मैनेजमेंट लगता है, ये यूनिवर्सल है। थर्ड, अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, ये चलती रहती है। मैनेजमेंट ऐसी नहीं है कि रुक गई, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट हर जगह पर लगता है और चलता रहता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो हर जगह पर परफॉर्म की जाती हैं और कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है। तीसरा है मल्टी डायमेंशनल। अच्छा, मैनेजमेंट के अंदर ना तीन चीज़ें आती हैं, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। मल्टी डायमेंशनल होता है, इसके इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है मैनेजमेंट बाय पीपल, दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय वर्क, और तीसरा होता है मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। सबसे पहला होता है मैनेजमेंट बाय पीपल, दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय वर्क, और तीसरा होता है मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन, ठीक है। ये तीन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये तीन होते हैं। पीपल, मैनेजमेंट बाय पीपल क्या होता है कि आपको सबसे पहले सेट करना है कि आपके सबसे पहले आता है मैनेजमेंट बाय वर्क, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, मैनेजमेंट बाय वर्क। आपको ये इंश्योर करना है कि आपको काम क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप काम कर क्या रहे हो भाई, ठीक है। तो वो होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय पीपल्स का, आपको किन किन लोगों को लेना है। जैसे मान लो अगर आप स्कूल चला रहे हो भैया, तो स्कूल चला रहे हो तो आप इंजीनियर डॉक्टर को थोड़े ना लोगे, आप टीचर को ही तो लोगे। अगर आप स्कूल चला रहे हो और आपको वहाँ पे एज एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो आप किसी डॉक्टर या इंजीनियर को थोड़ी हायर करोगे, आप वहाँ पर टीचर को हायर करोगे। तो वो क्या होता है, मैनेजमेंट बाय पीपल, आपके वो असेट्स होते हैं। किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़, किसी भी स्कूल के टीचर, वो उनके असेट होते हैं। और थर्ड होता है मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं। जैसे टीचर क्या करता है स्कूल के अंदर, टेस्ट पेपर बनाता है, बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है उसको रिपोर्ट करता है ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, डेविएशंस को फाइंड करता है और फिर उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। एक एक्सपीरियंस टीचर यही तो करता है, बच्चों को समझाता है, मोटिवेट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क किए जाते हैं। ये तीन चीज़ें तो लगेंगी ही लगेंगी, ठीक है। मैनेजमेंट बाय पीपल, वर्क और ऑपरेशन, ठीक है। फोर्थ है आपका ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को कोई अकेला आदमी नहीं परफॉर्म करता। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी का सीईओ है वही मैनेजमेंट करेगा और बाकी सब मजे लेंगे, ऐसा नहीं। हर किसी को मैनेज, क्योंकि जैसे मान लो टॉप लेवल का काम क्या होता है, वो पॉलिसीज़ को फ्रेम कर देगा, वो रूल्स बना देगा लेकिन मैनेजमेंट तब तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक सभी लोग उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब वो ग्रुप एक्टिविटी हर कोई उसको परफॉर्म कर रहा है, तभी कंपनी चल रही हैं। जैसे आपके मान लो आपके कंपनी, मैं स्कूल का एग्जाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप स्कूल में हो उस टाइम पे, इसलिए। जैसे आपके स्कूल के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको 8 बजे स्कूल आना है, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। लंच 11 बजे लंच होगा, 7 पीरियड्स लगेंगे, 45 मिनट का एक होगा, इस तरह से। फर्स्ट पीरियड आपका इंग्लिश का होगा, असेंबली होगी पहले, इस तरह से। ये क्या है, आपके कोड ऑफ कंडक्ट है, इनको फॉलो करना होता है। अब मान लो अगर बच्चे इनको फॉलो नहीं करते हैं या टीचर फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या स्कूल चल जाएगा? नहीं चलेगा। बच्चे स्कूल ही नहीं आ रहे हैं तो फिर कैसे स्कूल चलेगा, ठीक है, इस तरह से। एंड लास्ट है डायनामिक फंक्शन, ठीक है। मैनेजमेंट जो होता है, ये डायनामिक फंक्शन का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट अडेप्ट्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट्स एंड सिचुएशन। मैनेजमेंट जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि एक बार इसके अंदर वो रूल्स लग गए और वो ज़िंदगी भर चलेंगे, नहीं। सिचुएशंस आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उनको फेस करना होता है। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल। डायनामिक, दो तरह की चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, कि वो बदलेगा नहीं, कभी जीवन में नहीं बदलेगा। लेकिन डायनामिक होता है, वो बदलता रहता है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी चीज़ें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो मैनेजमेंट जो होता है उनको उन उतार चढ़ाव को मैनेज करने में मदद करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई तो कंपनी को दिक्कत आ सकती है, बहुत ज़्यादा मंदी आ गई तो भी दिक्कत आ सकती है, तो मैनेजमेंट वहाँ पे काम करता है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं मैनेजमेंट के। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि उद्देश्य क्या क्या है, मैनेजमेंट को क्यों रखा जाता है, मैनेजमेंट का रखने का उसको पर्पस क्या है, मैनेजमेंट का काम क्या है, क्यों उसको रखा जाता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है उसका टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये तो सिंपल सी बात है। एफिशिएंटली, इसमें एक और चीज़ आ गई जो छोड़ दी है, इफेक्टिवली भी, ठीक है। एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ठीक है। जहाँ पर टी आ जाए वो है इफेक्टिवली, और जहाँ पर, यानी कि जहाँ पर टी आ जाता है, टी इसका मतलब होता है टाइम,
इफेक्टिवली का मतलब होता है किसी भी काम को आपको टाइम के अंदर अंदर करना है, और दूसरा होता है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज, यानी कि कम से कम दाम में आपको चीज़ों को परफॉर्म करना होता है, कम से कम बजट में, यानी कि खर्चा कम आए। ठीक है। दूसरा है टू डेवलप एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के को मोटिवेट करना और उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। थर्ड है फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे भैया देखो आप कोई बिजनेस चला रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी करोगे। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, अब सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि मान लो अगर कहीं पे गांव बसा हुआ है, कोई गांव है, तो उसके गांव में मान लो खेती हो रही है किसी खेत में, तो आप उस खेत के अंदर फैक्ट्री नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर वहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे तो उनमें से धुआं, जो पॉल्यूशन जो निकलेगा, गंदगी जो निकलेगी, वो पूरे गांव को ख़राब करके रख देगी। इसलिए ये अब रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं कि आप किसी भी ऐसे गांव में जहाँ पर लोग रह रहे हैं, या तो आपको वो गांव खाली कराना पड़ेगा, लोगों को वहाँ से शिफ्ट कराना पड़ेगा, लोग कहीं और चले जाएँ अपनी ज़मीनें बेच बेच के, या फिर आप वहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते। ठीक है, फैक्ट्रीज लगाओगे तो वहाँ पे जो धुआं उड़ेगा, जो पॉल्यूशन होगा, वो गांव के लोगों की हेल्थ को ख़राब करेगा। तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप गंदगी ना करो, आप किसी की भी हेल्थ को ख़राब ना करो, आप कोई भी ऐसी गलत चीज़ प्रमोट ना करो जिससे सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़े। तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा और क्या होती हैं कि जैसे टाटा ग्रुप हैं, ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने स्कूल्स दे रखे हैं जहाँ पर बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। टाटा ने चैरिटीज़ में ये दान करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगहों पर ये दान करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सोसाइटी के लिए भी तो कुछ करो, क्योंकि एक एक लाइन होती है कि बिजनेस यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, कि आप सोसाइटी के ही तो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो। जैसे आप अगर कहीं पे फैक्ट्री डालोगे, कहीं पे बिजनेस अपना डालोगे, तो जिस बिल्डिंग को खरीदोगे वो भी तो कोई इंसान, कोई सोसाइटी का ही इंसान बेच रहा है ना आपको, तो आप उसी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है भैया, क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट? अब तक हमने बात की इसके उद्देश्य क्या है, बात करते हैं कि इसकी महत्वाकांक्षा क्या है, ज़रूरी क्यों है ये। तो पहला है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में ये अंकल जी मदद करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ये मदद करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है भैया? प्रॉफिट, सर्वाइवल और एक्सपेंशन या ग्रोथ। सबसे पहले अगर आपने कोई भी दुकान, कोई भी बिजनेस आपने डाला, तो आप छोटे से शुरुआत करते हो। ऐसा नहीं है आप पहले ही बहुत 8-10 ब्रांच खोल के बैठ जाते हो, ऐसा नहीं करते। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप छोटी दुकान शुरू करते हो, छोटे से स्टार्ट करते हैं, हमेशा छोटे से स्टार्ट करनी चाहिए। छोटे से आप कोई भी दुकान स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले देखना है, आपको शुरुआत में लॉसेस भी होंगे, वो भी झेलने हैं। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, अगर लॉन्ग टर्म तक लॉस हो रहा है तो आपको फिर दुकान बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत फील्ड में आ गए हो। ठीक है, वहाँ पे कस्टमर आपको नहीं मिल सकते, तो आप बंद कर दो, कहीं और देखो। लेकिन अगर थोड़े टाइम तक लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट होता जा रहा है, तो आपको पहले सर्वाइव करना है, पहले वहाँ पे उस कंपटीशन को सर्वाइव करना है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरा आता है प्रॉफिट, कि जब आपने सर्वाइवल कर लिया, आपके अच्छे खासे कस्टमर बन गए, अब आपको देखना है अपने प्रॉफिट के बारे में। आप चाहो तो आप थोड़ा सा चीज़ों को महंगी कर सकते हो, ठीक है, या अपनी क्वांटिटी को कम कर सकते हो। देखो, प्रॉफिट कमाने का हमेशा एक जरिया ये नहीं होता कि आप चीज़ों को महंगी कर दो, नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कैडबरी 5 स्टार, सॉरी, कैडबरी की जो डेयरी मिल्क आती थी ना, चॉकलेट, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने चॉकलेट तो उतनी ही रहने दी, 5 रुपए की, 10 रुपए की, लेकिन उस चॉकलेट की साइज़ को कम कर दिया। ठीक है, तो पहली स्ट्रेटेजी तो ये होती है कि आप उसके पैसे को बढ़ा दो। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं, वो बढ़ते हुए पैसे से उन्हें दिक्कत होती है। तो आप भले क्वांटिटी कम कर दोगे ना, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी जितना पैसा बढ़ाने से होगी। तो कैडबरी ने क्या किया कि चॉकलेट के रेट को तो उतना ही रहने दिया, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, लेकिन उसके साइज़ को कम कर दिया। ठीक है, पहले थोड़ी बड़ी आती थी, अब छोटी आने लग गई है। पार्ले जी की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा एग्जांपल पार्ले जी का है। उसके ऊपर तो मीम्स भी बहुत बनते हैं कि भैया पहले 8 बिस्किट आते थे, अब 4 ही आने लग गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 रुपये का ही रहने दिया उस बिस्किट को, लेकिन उसके बिस्किट्स उसके अंदर कम कर दिए। अच्छा, कैडबरी की एक और ब्रांड आती है सिल्क नाम से, जो दिल वगैरह बना होता है, उसने और भी महान काम किया। उसने तो इतनी बारीकी से, इतनी टाइनी उसमें चेंज किया, मतलब बहुत छोटे उसके अंदर चेंजेस किए, जिससे पता ही नहीं चला कि उसका साइज़ भी छोटा हुआ है।
किटकैट जो आती है चॉकलेट, उसके अंदर जो गैप्स बने होते हैं ना, आपने देखा होंगे कि 2 चॉकलेट आती है एक ही के अंदर। वो जो गैप्स थे ना पहले बड़े होते थे, लेकिन वो अब धीरे-धीरे छोटे कर दिए उन्होंने, तो लोगों को पता ही नहीं चला कि यार ये छोटे गैप्स आने लगे, क्योंकि इतना ध्यान नहीं देते। हम खोलते हैं और तोड़ के खा जाते हैं उसको, लेकिन वो गैप्स छोटे होने की वजह से भी कंपनी को काफ़ी प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? तो ये सबसे पहला है, आपने सर्वाइव किया, फिर आपने प्रॉफ़िट कमाने का सोचा। प्रॉफ़िट जब आपने अच्छा खासा कमा लिया, अब आपकी बारी है ग्रोथ करने की। आप ब्रांचेस खोलो, दुकान को बड़ी कर लो, ठीक है? बड़ी दुकान बना लो या कहीं और ब्रांचेस आप खोल दो, जैसे हल्दीराम ने किया, ठीक है? दूसरा है इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो भैया, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। आपने अगर 10 करोड़ का सामान मंगाया है तो वो 10 करोड़ का सामान प्रोडक्शन के अंदर पूरा यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है 9 करोड़ का हुआ या 12 करोड़ का हुआ, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उतना ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरा यूज़ होना चाहिए, पूरा पैसा वसूल होना चाहिए, ठीक है? जैसे आपने सॉरी, आपने मान लो कोई मशीन मंगाई, उसकी कैपेसिटी ये है वो 10 घंटे काम कर सकती है, ठीक है? मशीन की कैपेसिटी क्या है, वो 10 घंटे काम कर सकती है, ठीक है? लेकिन वो कर रही है सिर्फ 9 ही घंटे या 8 घंटे उस पे काम करवाया जा रहा है। इसका मतलब रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आपको ये इंश्योर करना है कि रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज़ होने चाहिए। थर्ड है हेल्प्स इन डीलिंग विद रैपिड चेंजेस एंड कंपटीशन। यानी कि मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं, मैंने अभी भी बताया कि डायनामिक चेंजेस, क्योंकि मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर बहुत सारी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए मैनेजमेंट बहुत फ़ायदा देता है कंपटीशन से भी लड़ने में। क्योंकि कोई इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है ना, तो डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करता है, ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग किसी भी चीज़ लाइफ में भी डिसीजन लो या बिजनेस के अंदर डिसीजन लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेना। सबसे बड़ा ही, सबसे टफ काम है लाइफ का या बिजनेस का डिसीजन लेना, ठीक है? यानी कि सबसे टफ काम ही डिसीजन लेना होता है, ठीक है? तो आप अगर गलत डिसीजन ले लेते हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान दे सकता है, ठीक है? लास्ट है आपका, सॉरी सेकंड लास्ट है, फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये कोऑर्डिनेशन पूरा टॉपिक भी है, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब ये फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंडर ये कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट हो गए। अब मान लो परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, रॉ मटेरियल्स वगैरह को खरीदना। अब अगर सेल्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि यार हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से मैसेज आया कि भैया हमारे पास बहुत सारी इन्वेंट्री बन चुकी है, बहुत सारा स्टॉक हमारे पास जमा हो सकता है, अब आप ज़्यादा रॉ मटेरियल मत खरीदो क्योंकि हम कम प्रोडक्शन करेंगे, अब आप कम रॉ मटेरियल खरीदो। अब अगर ये मैसेज परचेज डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चला या उनको रिसीव ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला कि स्टॉक कितना है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है उनके अंदर, ठीक है? कोऑर्डिनेशन खराब हो रहा है, इसका मतलब परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि भैया वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे, तो करता जाएगा, स्टॉक और बढ़ता जाएगा और एक टाइम के बाद आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है? तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि हर डिपार्टमेंट के अंडर कोऑर्डिनेशन बना रहे। लास्ट है एंकरेज द इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ को, नई नई इनोवेशंस को ये एंकरेज करता है। अगर कोई एम्प्लॉई हमसे कह रहा है कि सर इस नई अप्रोच से काम करिए, ये अच्छा रहेगा, तो वेलकम करता है मैनेजमेंट उनका, ठीक है? जैसे गूगल का मैं एक एग्जांपल दूँ, एक टाइम पे गूगल ने इमोजीज जब लॉन्च किए थे ना, आजकल जो आप इमोजीज भेजते हो दिल के और हंसने के, तो जब गूगल ने इमोजीज लॉन्च किए थे तो कुछ इमोजीज ऐसे थे जो कि कस्टमर्स को पसंद नहीं आए, कस्टमर मतलब यूज़र्स को अच्छे नहीं लगे। उन्होंने कहा यार हम बोलते कुछ और हैं, इसका रिएक्शन कुछ और आता है, ठीक है? हम कहना कुछ और चाहते हैं और इस इमोजी का मतलब कुछ और आ रहा है, ठीक है? तो गूगल ने एक दिन क्या किया, उसके कुछ एम्प्लॉयज़ बात कर रहे थे बैठ के उसी के बारे में, तो वो क्या है, बर्गर खा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यार हर तरह के इमोजीज़ हैं गूगल के अंदर, लेकिन बर्गर वगैरह का इस तरह के खाने के इमोजीज़ नहीं है। तो ये चीज़ जब टॉप मैनेजमेंट को पता चली, तो उन्होंने इस चीज़ का वेलकम किया। उन्होंने फिर सर्वे करवाया कि कितने कस्टमर्स इस चीज़ को चाहते हैं, कितने यूज़र्स चाहते हैं कि हम ऐसे इमोजीज़ को भी लॉन्च करें। तो बहुत सारे कस्टमर के फीडबैक आए कि हाँ, आप खाने पीने की भी इमोजीज़ डालो, बर्गर का इमोजीज़ डालो। आप देखते होंगे कि बर्गर वगैरह के भी इमोजीज़ आते हैं, पहले नहीं थे इतने। बहुत सारे इमोजीज़ को अपडेट किया गया। तो जिन एम्प्लॉइज़ ने इस तरह का सजेशन दिया था, उनको अवार्ड दिया गया, उनको उनके उस सजेशन को वेलकम किया गया था, ठीक है? ऐसा नहीं था उनको भगा दिया कि तुम क्या फालतू खाने की सोचा करो, 24 घंटे काम तो करना नहीं है तुम्हें, ऐसा नहीं किया, ठीक है? तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट की, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप का मतलब क्या होता है कि क्या क्या स्टडी इसके अंदर हम पढ़ते हैं। कल भी हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स की स्टडी क्या है, ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो इसके अंदर फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स भी हैं।
सबसे पहला होता है प्लानिंग। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, कि आप कोई काम शुरू करने वाले हो तो आप पहले प्लानिंग ही तो करोगे। जैसे मान लो आप पढ़ाई करोगे तो आप पहले शेड्यूल बनाओगे, आप टाइम टेबल बनाओगे, रूटीन बनाओगे कि यार इतने बजे से मैं इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे से इतने बजे ये करूँगा, ठीक है, बीच में ब्रेक भी होगा। तो इस तरह से बिजनेस के अंदर भी प्लान्स बनाए जाते हैं। प्लानिंग जब आपने कर ली अच्छे से, फिर आप लोगों को काम बांटोगे, आप लोगों के डिपार्टमेंट्स बनाओगे। आपको तो पढ़ाई अकेले ही करनी है, लेकिन कंपनीज के अंदर क्या होते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, उन कहेंगे कि भैया सेल्स डिपार्टमेंट आपका, शर्मा जी परचेज डिपार्टमेंट आपका, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट आपका, इस तरह से। तो ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया, सबको सबके काम बता दिए। फिर होती है स्टाफिंग। अब वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि कहीं किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की कमी तो नहीं है, लोग कहीं कम तो नहीं पड़ रहे। तो वो जब उनको लगता है कि लोग कम पड़ रहे हैं तो वो फिर रिक्रूटमेंट भी करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, इंटरव्यू होता है, कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, वो स्टाफिंग होती है। एचआर इस काम को करता है। लास्ट होती है डायरेक्टिंग की, जब सारे काम हो चुके हैं तो अब क्या करेगा, जो एक लीडर होगा, हर डिपार्टमेंट का जो हेड है, वो सबको सुपरवाइज करेगा। वो देखेगा कि सभी अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करेगा काम के प्रति, उनको जिसको काम समझ नहीं आ रहा है उसको सिखाएगा। ये डायरेक्टिंग है। और लास्ट है कंट्रोलिंग, कि कहीं पे कोई डेविएशन आ रही है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो उसको संभालेगा, उसको उस डेविएशन को सही करेगा, कंट्रोलिंग, ठीक है, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग। डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखेंगे, कहीं एम्प्लॉय मजे तो नहीं ले रहे, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह ये सब, ठीक है। तो ये आज का आपका पूरा टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर। ये पार्ट 1 था, यहीं तक हम रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। एक टॉपिक इसके अंदर और रह रहा है, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वो हम फिर अगली वीडियो में उसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय श्री राम।